हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप सब लोगों को आर्यभट्ट जी के बारे में बताने जा रहा हूँ। आर्यभट्ट कौन थे? स्वाभाविक है सबके मन में ये सवाल उठेगा कि आज जब मैं आर्यभट्ट के बारे में बातें कर रहा हूँ तो आर्यभट्ट कौन है। तो फिलहाल तो मैं इतना बताता हूँ कि भारत के महान गणितज्ञ रहे हैं और खगोल शास्त्री। जिन बच्चों को हिंदी समझने में दिक्कत आ रही हो वो थोड़ा सा ये सोच सकते हैं कि आर्यभट्ट हमारे भारत के, प्राचीन भारत के बहुत बड़े मैथमेटिशियन रहे हैं और बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर रहे हैं। मैथमेटिशियन आप समझ सकते हो, एस्ट्रोनॉमर का मतलब है वो व्यक्ति जो सूरज, चांद, सितारे, इस अंतरिक्ष के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, नक्षत्रों के बारे में, उसके बारे में जानकारी रखता हो, उसके बारे में रिसर्च करता हो, सोचता हो, कैलकुलेशन करता हो। ठीक है ना बच्चों? अच्छा, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि क्या ये चैप्टर उनकी किताब से है क्या? तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो बच्चे बिहार बोर्ड का सिलेबस फॉलो कर रहे हैं उनकी हिंदी की किताब है किसलय, उसका चैप्टर नंबर 19 है आर्यभट्ट जी के बारे में। तो आप हम लोग आगे चैप्टर पर आगे पढ़ाई करते हैं। और जो बच्चे भले ही बिहार बोर्ड से ना पढ़ रहे हों लेकिन फिर भी अगर उन्हें मैथमेटिक्स में रुचि है, अगर उन्हें एस्ट्रोनॉमी में रुचि है ना, तो उन्हें ज़रूर जानना चाहिए। और वैसे भी हमारे हिस्टोरिकल पीरियड में जो जो महान लोग रहे हैं उनके बारे में जानना, सीखना, ये आपके जनरल नॉलेज को बढ़ाता है, तो इसलिए हमें ज़रूर जानना चाहिए। आकाश में चमकते सितारे सदा से मनुष्य के लिए आकर्षण के केंद्र रहे हैं। मानव युगों से यह कल्पना करता रहा है कि वह इन नक्षत्रों के रूप, रंग, आकार और रचना को जान सके, उनकी यात्रा कर सके, उनके बारे में अनुभव प्राप्त कर सके। यह विचार भी उसे गुदगुदाता रहा है कि किसी न किसी छत्र पर उसके जैसे लोग बसते होंगे। तो मानव की इसी जिज्ञासा ने उसे आकाश में विद्यमान नक्षत्रों की खोजबीन करने के लिए प्रेरित किया। तो बच्चों, ये जो हम लोगों के सिर के ऊपर में इतनी बड़ी छत है, इतना बड़ा आकाश है, स्काई है, ये आपको फैसिनेट करता है कि नहीं? ये आपको अट्रैक्ट करता है कि नहीं? मुझे तो अट्रैक्ट करता है ना। जब शाम होती है उसके बाद रात होती है तो आप देखो आसमान में कितने सारे तारे टिमटिमाते नज़र आते हैं, उसमें कई सारे ग्रह हैं, है ना। हमारी आकाश गंगा मिल्की वे इसी अंतरिक्ष का एक सदस्य भी है। हमारा सोलर सिस्टम, सूरज जो इसका मुखिया है और पृथ्वी जो इसके चारों ओर चक्कर लगाती है। तो हम सब बच्चों के मन में, सब लोगों के मन में हमेशा से, अभी से नहीं, काफ़ी सालों से, आदिकाल से, जब से मनुष्य के अंदर में बुद्धि हुई है तब से वो इस विशाल आकाश अंतरिक्ष के बारे में सोचता रहा है कि यहाँ जो नक्षत्र हैं, जो ग्रह हैं, वो जो तारे हैं, वो कैसे बने, वो उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनका कलर क्या है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और क्या उसमें से किसी और ग्रह पर हमारे पृथ्वी के जैसे लोग भी रहते हैं क्या। तो मनुष्य तो हमेशा से क्यूरियस रहा है। क्यूरियोसिटी मनुष्य के स्वभाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और ये क्यूरियोसिटी ही है, ये जानने की ललक ही है जो मनुष्य को इस धरती का सबसे बुद्धिमान प्राणी बनाता है। क्योंकि जब आपके अंदर जिज्ञासा होती है तो आप खोजने की, सोचने की, बनाने की कोशिश करते हैं और यही कोशिश आपको बाकी सारे जीव जंतुओं से बुद्धिमान बनाती है ना। तो आगे हम लोग देखते हैं कि अब और क्या बताया गया है इस चैप्टर में आर्यभट्ट जी के बारे में। फिलहाल हम लोग इतना जान रहे हैं कि ये भारत के महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री रहे हैं। तो गणितज्ञ रहे हैं तो इन्होंने मैथमेटिक्स में क्या कंट्रीब्यूशन किया है, ग्रह तारों और अंतरिक्ष के बारे में इन्होंने क्या क्या रिसर्च किया है, क्या क्या जानकारियाँ दी हैं इस पूरे विश्व के विज्ञान जगत को, ये हम लोग अभी जानेंगे, सीखेंगे। युगों से चले आ रहे परीक्षणों के कारण ही आज मानव धरती पर बैठे बैठे ही कुछ नक्षत्रों में होने वाली घटनाओं को जानने में सक्षम हो गया है। तो ये बात तो है ना बच्चों कि आजकल ये जो साइंटिस्ट होते हैं ये फोरकास्ट करते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं कि हाँ इस समय में आकाश में ग्रहण लगने वाला है ना। ग्रहण लगना मतलब पृथ्वी और सूरज के बीच में चांद का आ जाना, पृथ्वी और चांद के बीच में सूरज का आ जाना, इस तरह की बातें।
इसके अलावा भी अगर कोई कॉमेट पृथ्वी की तरफ में आ रहा हो तो उसके बारे में भी पता चल जाता है। और सपोज करो कि ये कैलकुलेशन, ये सारी टेस्टिंग और ये जानकारियाँ नहीं होती तो क्या मनुष्य अपने रॉकेट के जरिए चांद पर पहुंच पाता या आगे मंगल ग्रह पर जाने की प्लानिंग कर पाता? नहीं कर पाता। तो भारत में हजारों वर्ष पूर्व भी ग्रह नक्षत्रों के विषय में विस्तार से चिंतन मनन किया गया। आर्यभट्ट भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि पृथ्वी अपने धुरी पर चक्कर लगाती है। सोचो कितनी बड़ी बात है ये कि आर्यभट्ट जी वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बता दिया कि हमारी पृथ्वी जो है, जो हमारा अर्थ है, वो अपने एक्सिस पर रोटेट करती है ना, चक्कर लगाती है और इसी की वजह से दिन रात होते हैं। उनके अनुसार तारामंडल स्थिर रहता है और पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। एक और फैक्ट आप नोट कर सकते हो कि अर्थ के रोटेशन में क्या होता है, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, इस तरीके से अर्थ रोटेट करती है और हम सब भी पृथ्वी के साथ घूमते रहते हैं, हालांकि हमें पता नहीं चलता। अगर आपको पता चल जाए कि पृथ्वी इतनी तेज़ी से और ऐसे घूमती रहती है, कहीं कहीं कुछ बच्चों के सिर ना घूमने लगे। मैं बस ऐसे ही जोक कर रहा था। ये एक्चुअली में ऐसा होता है कि जब आप जितनी बड़ी गाड़ी में सफ़र कर रहे होते हो, आपके सिर घूमने के चांसेस उतने ही कम होते हैं। इस बात को आप ऑब्जर्व कर सकते हो। तो आज यह एक वैज्ञानिक तथ्य है, पर उस समय लौकिक मत में ऐसी बात करना पाप समझा जाता था। पाप क्यों समझते थे लोग? क्योंकि उस समय तो लोग पृथ्वी को माता, सूरज को पिता या देवता, है ना, भगवान के सदृश माना जाता था। और हमारे धर्म ग्रंथों में भी पहले से ऐसा कुछ शायद लिखा हुआ है कि पृथ्वी स्थिर है, हालांकि ऐसी बात है नहीं। मैं एक बात साफ साफ आप सारे स्टूडेंट्स को, बच्चों को बता देना चाहता हूँ कि इस अंतरिक्ष में, इस यूनिवर्स में, इस स्पेस में कुछ भी स्थिर नहीं है। या तो हम घूम रहे हैं और कई बार हम घूम रहे हैं तो किसी न किसी बड़ी चीज़ का चक्कर लगा रहे हैं। इस अंतरिक्ष में हर बड़ी चीज़ छोटी चीज़ों को अपनी ओर खींच रही है, अट्रैक्ट कर रही है। बिल्कुल। अब इस बात को सोच करके आप लोगों में से कोई बच्चा ये ना सोचने लगे कि हाँ, कोई एक मोटा सा बच्चा है रमेश, जिसका वेट है 50 kg, तो वो 20 kg के बच्चे को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा हो। तो अट्रैक्ट तो कर रहे होते हैं। इस दुनिया में जिस भी चीज़ में वजन है, आकार है, साइज है, वो हर चीज़ एक दूसरी चीज़ को खींच रही है अपनी ओर। जिसकी ज़्यादा वजन है, ज़्यादा बड़ा साइज है, वो छोटी चीज़ को खींच रहा है। सोचो सूरज कितना बड़ा है, तभी तो वो पृथ्वी को अपनी ओर खींच रहा है, लेकिन पृथ्वी उसकी ओर जा नहीं रही है, चक्कर लगा रही है, क्योंकि पृथ्वी खुद भी घूम रही है। इन चीज़ों के बारे में हम लोग फिर बाद में भी एक लेक्चर रखेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। आगे बढ़ते हैं आर्यभट्ट जी के बारे में। तो आर्यभट्ट जी का जन्म कहाँ हुआ था? आर्यभट्ट जी का जन्म अस्मक प्रदेश में 476 ईस्वी में हुआ था। तो ये अस्मक प्रदेश जो है, इसे हम लोग एक बार देखने की कोशिश करेंगे। जस्ट ए मिनट, मैं सोचता हूँ कि क्यों ना मैं अभी ही ढूंढ करके दिखा दूँ कि अस्मक प्रदेश का आज के समय में क्या लोकेशन है। अस्मक प्रदेश, ओके। तो विकिपीडिया कहता है कि अस्मक was a महाजनपद in ancient India which existed between 700 BCE and 425 or 345 BCE according to the Buddhist text. It was located around and between the गोदावरी रिवर, गोदावरी नदी के आसपास में। और अगर आज की बात करें तो ये तेलंगाना और महाराष्ट्र के आसपास में अस्मक प्रदेश हुआ करता था। उस जगह पे ही जन्म हुआ था आर्यभट्ट जी का। अब यहाँ हम लोग एक और भी जगह ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ भी लिखा है कि अस्मक ये एक महाजनपद था, है ना, और इसमें बताया गया है कि नर्मदा और गोदावरी नदी के बीच में
ये स्थित था, है ना, नर्मदा और गोदावरी नदी के बीच में। और वहाँ हम लोगों ने पढ़ा ना, कौन सा राज्य था, तेलंगाना। तेलंगाना और महाराष्ट्र के बीच में हुआ करता था। तो चलो ये पहेली तो सॉल्व कर दी हम लोगों ने। बिल्कुल, ये एक पहेली ही तो थी कि जिसके ज़रिए हम लोगों ने जाना कि अस्मक प्रदेश में अगर इनका जन्म हुआ तो आखिर ये अस्मक प्रदेश है कहाँ। यहाँ भी लिखा हुआ है गोदावरी और नर्मदा के बीच वाले क्षेत्र को। और अगर हम इसे आज के समय में मैप में देखना चाहें सो तेलंगाना, ओके, तेलंगाना और महाराष्ट्र के आसपास में ये हुआ करता था, महाराष्ट्र। वे अपने नए विचारों का प्रचार करके लोगों में व्याप्त अंधविश्वास, अंधविश्वास आप समझते हो ना, सुपरस्टिशंस, सुपरस्टिशंस जिस पर लोग बस विश्वास करते हैं और उसके पीछे कोई साइंटिफिक फैक्ट नहीं होता है ना। हम लोगों को भी अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, सुपरस्टिशंस। तो आर्यभट्ट जी अपने नए विचारों का प्रचार करके लोगों में व्याप्त अंधविश्वास को दूर करने एवं उत्तर भारत के ज्योतिषियों, ज्योतिषी शब्द समझते हो कि नहीं आप लोग, ज्योतिषी समझना चाहिए, फॉर्च्यून टेलर जो हाथ देखते हैं, पंचांग देखते हैं और बताते हैं कि आने वाले समय में इस राशि के लोगों के लिए ये चीज़ें होने वाली हैं। तो ज्योतिषियों के विचारों का अध्ययन करने पाटलिपुत्र आए थे। पाटलिपुत्र नगर से थोड़ी दूर एक आश्रम में उनकी वेधशाला थी। वेधशाला, वेधशाला आप ऐसे समझ लो कि एस्ट्रोनॉमिकल सेंटर, ओके, जहाँ से हम ग्रह तारों के बारे में जानकारी ले सकते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल सेंटर। एक बात मैं बताना चाहूँगा कि ये जो जंतर मंतर है दिल्ली में, जयपुर में, ये क्या है, वो भी एक तरह की वेधशाला ही है, वो भी एक एस्ट्रोनॉमिकल सेंटर ही तो है पुराने ज़माने की। ये अलग बात है कि उसमें कोई टेलीस्कोप नहीं लगा हुआ दिखता आपको, लेकिन वो एक तरह की वेधशाला है। तो यहाँ ये भी बताया जा रहा है कि पाटलिपुत्र नगर से थोड़ी दूर एक आश्रम में आर्यभट्ट जी की वेधशाला थी, एस्ट्रोनॉमिकल सेंटर था, जहाँ तांबे, पीतल और लकड़ी के तरह तरह के यंत्र रखे थे। तो बच्चों अगर अंतरिक्ष में देखने की बात हो, झांकने की बात हो आसमान में, तो तांबे, पीतल और लकड़ी के इंस्ट्रूमेंट्स थे। तो इसमें ना ग्लासेस भी होने चाहिए, लेंसेज भी होने चाहिए। कभी हम लोग गैलीलियो उनके बारे में भी एक लेक्चर रखेंगे तो बताऊंगा आपको कि गैलीलियो ने अपनी पहली दूरबीन कैसे बनाई, ठीक है। आर्यभट्ट को ज्योतिष सम्राट कहा जाता है, पर गणित में भी उन्हें विशेष कुशलता प्राप्त थी। तो बच्चों ये आ गई ना बात जिसको लेकर के मैंने स्टार्टिंग में ही लिख रखा था। क्या लिखा था कि आर्यभट्ट हमारे देश के, प्राचीन भारत के महान गणितज्ञों में से एक थे और वो बहुत बड़े खगोल शास्त्री भी थे, एस्ट्रोनॉमर भी थे, है ना। अब यहाँ पर बात में आ गई कि वो ज्योतिष सम्राट भी कहे जाते थे और साथ साथ में बहुत अच्छे, बहुत बड़े गणितज्ञ भी थे। इन विषयों में उन्होंने अनेक पुरानी मान्यताओं का खंडन कर नवीन मतों की स्थापना की। नवीन मतों की स्थापना करने का मतलब है नया थ्योरी देना, नए विचार देना, नए प्रूफ देना। वे स्वतंत्र विचारों के व्यक्ति थे और किसी भी दबाव में आकर के गलत बातों को स्वीकार करना उनके स्वभाव के विरुद्ध था। ये तो मेरे स्वभाव में भी है सचमुच में मेरे स्वभाव में भी ऐसी ही बात है कि मैं आसानी से कोई भी गलत बात, जो बात फैक्ट या फिगर पर बेस ना हो, उसे विश्वास नहीं करता। मैं सोचता हूँ, जानना चाहता हूँ। आप सब बच्चों के भी स्वभाव में ऐसी बातें होनी चाहिए जो बात हम लोगों ने अभी अभी जाना कि आर्यभट्ट जी के स्वभाव में था। आर्यभट्ट ने अपने अनुभवों और विचारों को आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ में संकलित किया। इस ग्रंथ को आर्यभट्टीय भी कहते हैं। उनकी पुस्तक के एक श्लोक के आधार पर कहा जा सकता है कि आर्यभट्ट उसमें केवल 23 वर्ष के थे, जस्ट 23 ईयर्स ओल्ड,
जब उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। तो है ना ये बहुत बड़े आश्चर्य की बात कि कितने विलक्षण, कितने इंटेलिजेंट, कितने ब्रिलियंट रहे होंगे आर्यभट्ट अपने स्टूडेंट सॉरी कितने ब्रिलियंट रहे होंगे, इंटेलिजेंट रहे होंगे अपने स्टूडेंट लाइफ में, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में धर्म ग्रंथों और परंपरागत धारणाओं को खंडन कर नवीन विचारों की स्थापना करना ये बहुत बड़ी बात होती है। किसी भी पुरानी थ्योरी को स्टडी करना, पढ़ना और उसे गलत साबित करना और नई थ्योरी बनाना, ये सचमुच में ही बहुत ही मुश्किल काम है और बहुत बड़ा काम है, बहुत प्रशंसनीय काम है जो काम इन्होंने किया था। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि इन्होंने आर्यभट्टियम नामक एक ग्रंथ भी लिखा था और वो किताब इन्होंने लिखा था 23 ईयर्स ओल्ड जब थे तभी लिखा था, है ना। अच्छा, यहाँ पर मैं ज़रा सा एक बार बता देता हूँ कि ये मेरा YouTube चैनल है न्यू एज कोचिंग। तो आप सारे बच्चे इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने कमेंट्स भी ज़रूर लिखना इस लेक्चर के बारे में, या उन चीज़ों के बारे में भी आप कमेंट्स लिख सकते हो जिसके बारे में आपको अगले लेक्चर चाहिए। आप जिसकी वीडियो, जिसके लेक्चर, जिसके बारे में पढ़ना जानना चाहते हो मुझसे, ठीक है। तो मैं वेट करूँगा आपके कमेंट्स का। अब बात आती है कि आर्यभट्टियम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि वो लिखा था आर्यभट्ट जी ने और उसके श्लोकों के बारे में बात हुई है। तो इसका मतलब है कि आर्यभट्टियम संभव है, मुझे लगता है इसे संस्कृत में ही लिखा गया होगा, क्योंकि उस समय में दो भाषाएं हुआ करती थी। जो पढ़ा लिखा वर्ग था वो संस्कृत इस्तेमाल करता था और जो कम पढ़ा लिखा वर्ग था, आम जनता, वो प्राकृत भाषा का इस्तेमाल किया करती थी। तो मैं प्राकृत भाषा के बारे में और संस्कृत के बारे में, है ना, इस लैंग्वेज के बारे में भी अलग से एक लेक्चर अपलोड करूंगा। आर्यभट्टियम में क्या बताया गया है? आर्यभट्टियम में गणित और ज्योतिष दोनों ही बताए गए हैं, है ना। तो जिन जिन स्टूडेंट्स को एस्ट्रोलॉजी में रुचि है, मैथमेटिक्स में रुचि है, उन्हें आर्यभट्टियम पढ़ना चाहिए। ज्योतिष को हम लोग एस्ट्रोलॉजी भी कहते हैं। अब इसमें आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी में क्या रिलेशन है। तो ये भी एक बड़ा सब्जेक्ट है जिस पर लंबी चर्चा की ज़रूरत है, तो मैं बताऊंगा। क्योंकि इसमें ना अक्सर मोटा मोटी आप ये बात समझ लो, हम सब लोगों का जन्म जो होता है, तो हम लोग कहते हैं ना कि कैलेंडर में इतने तारीख को इतने समय में हमारा जन्म हुआ। तो उस समय में अंतरिक्ष में ग्रह तारों की एक स्थिति होती है और सूर्य किसी पर्टिकुलर नक्षत्र में, किसी एक राशि में होता है और उसके हिसाब से हमारे जन्म, हमारे स्वभाव, हमारे भविष्य, हमारे काम करने के क्षेत्र, इन सब चीज़ों के बारे में कुछ बातें कही जा सकती हैं और इसी चीज़ की स्टडी होती है ज्योतिष में। इसीलिए इसे एस्ट्रोलॉजी कहते हैं और इसीलिए एस्ट्रो शब्द इसमें मिलता जुलता है एस्ट्रोनॉमी से। तो ये आर्यभट्टियम ग्रंथ जो है केवल 242 पंक्तियों, 242 लाइन्स और 21 श्लोकों में सिमटा हुआ है। सो हाउ मेनी लाइन्स आर देयर? देयर आर 242 लाइन्स। एंड हाउ मेनी श्लोक्स आर देयर इन आर्यभट्टियम? देयर आर जस्ट 21 श्लोक्स। पर यह है गणित और ज्योतिष का अपूर्व भंडार। अब ये चीज़ देख करके मेरे मन में भी बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है कि कहीं से मैं इस चीज़ का, ये जो आर्यभट्टियम ग्रंथ है, इसकी कोई कॉपी मुझे मिल जाए। मैं ढूंढूंगा, अगर कोई इसका PDF मिल जाएगा तो मैं आपके साथ भी शेयर कर सकता हूँ। आर्यभट्ट महान ज्योतिष शास्त्री थे। उन्होंने अपने काल में फैले का मतलब है अपने समय में फैले अनेक अंधविश्वासों का खंडन किया। उन्होंने ही सबसे पहले कहा था कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है। आर्यभट्ट ने चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण के कारणों पर भी स्पष्ट रूप से प्रकाश डाला। उन्होंने ये समझाया लोगों को कि चंद्र ग्रहण क्यों होता है, सूर्य ग्रहण क्यों होता है। अब हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारी माइथोलॉजी में तो कुछ ऐसा बताया जाता है कि राहु केतु की वजह से चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होते हैं, है ना। राहु और
केतु। आप घर परिवार में भी किसी बुजुर्ग से पूछोगे या आसपास में किसी पंडित जी से पूछोगे तो वो आपको चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में, राहु केतु की कहानी सुना सकते हैं। मैं भी कभी बताऊंगा। उन्होंने बताया कि चंद्रमा और पृथ्वी की परछाई पड़ने से ही ग्रहण होते हैं। परछाई का मतलब क्या है? शेड। पृथ्वी की छाया जब चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्र ग्रहण होता है, और चंद्रमा की छाया जब पृथ्वी पर पड़ती है तो सूर्य ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, हम लोग इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स। आर्यभट्ट ने आज से हजारों वर्ष पहले यह बता दिया था कि चंद्रमा स्वयं नहीं चमकता, अपितु वह सूर्य के प्रकाश से चमकता है। आप सब बच्चे जानते हो ना कि आकाश में जो जितनी भी चीज़ें चमकती हैं उसे हम बस दो कैटेगरी में बांट सकते हैं मोटे तौर पर। एक तो हो गए स्टार्स जिनके पास में अपना लाइट होता है, और दूसरे हो गए जिसमें कि प्लैनेट्स और ये सैटेलाइट्स आते हैं, ग्रह और उपग्रह आते हैं। तो इस पर जो पास के तारे का लाइट पड़ रहा होता है उसकी रिफ्लेक्शन की वजह से हम उन्हें देख पाते हैं, तो कहते हैं कि हाँ वो भी हमें दिख रहा है। लेकिन चमकने वाले या जिनका जो अपना प्रकाश होता है, अपनी लाइट की बात है, वो बात तो सिर्फ और सिर्फ तारों में ही है। तो आर्यभट्ट ने आज से हजारों वर्ष पहले यह बता दिया था कि चंद्रमा स्वयं नहीं चमकता, अपितु वह सूर्य के प्रकाश से चमकता है। आर्यभट्ट के अध्ययन से उस समय लोगों ने जान लिया था कि चांद के प्रकट होने तथा पूरा गायब होने के बीच, चांद के प्रकट होने, दिखाई देने और उसके पूरी तरह से गायब होने के बीच एक निश्चित समय होता है। सूरज, चांद तथा नक्षत्र जिन मार्गों से, जिन रास्तों से यात्रा करते हैं उन्हें रवि मार्ग कहा जाता है। रवि मार्ग कहा गया, और इसी के आधार पर ज्योतिषियों ने 12 राशियों का विभाजन किया, 12 राशिज, है ना। आप सब बच्चों को अपनी अपनी राशि मालूम है क्या? तो मैं सोच रहा हूँ कि बच्चे अपनी राशि के बारे में खुद भी पता कर सकते हैं अपने डेट ऑफ बर्थ से। तो एक बार मैं इस चीज़ के बारे में भी आपको बताऊंगा। यहाँ पर रवि मार्ग लिखा गया है। रवि मार्ग स्टैंड्स फॉर पाथ ऑफ सन, सूरज का रास्ता, कि सूरज किस रास्ते से अंतरिक्ष में, है ना, ट्रैवल करता है अलग अलग नक्षत्रों के बीच में। आज भी यह मान्यता है कि आकाश के ग्रह नक्षत्र मनुष्य के जीवन पर प्रभाव डालते हैं, परंतु आर्यभट्टियम में किसी भी प्रकार का अंधविश्वास नहीं झलकता। यह ग्रंथ पूर्णतया विज्ञान पर आधारित है, यही सबसे खास बात है, और यही एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से मैं आपके साथ में डिटेल में इस चैप्टर का डिस्कशन कर रहा हूँ, और मुझे अच्छा भी लग रहा है। मुझे लगता है आप में से काफ़ी सारे बच्चों को भी इसमें इंटरेस्ट आ रहा होगा, जो बच्चे ग्रह तारों में, स्पेस में, अंतरिक्ष में, है ना, रॉकेट्स की फ्लाइट के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में सोचते होंगे और सोचते होंगे कि क्या वो अंतरिक्ष यात्री बन सकते हैं, कैसे ये सूरज, चांद, सितारे, पृथ्वी अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं, क्या कारण है ना। वो ये भी सोचते होंगे कि क्या यूएफओ होता है, क्या प्लैनेट्स तो होते ही हैं, क्या प्लैनेट्स पर लाइफ है क्या। आर्यभट्ट की सबसे बड़ी उपलब्धि शून्य की उपयोगिता को प्रमाणित करना था। ये आ गई बात जो ये साबित करती है कि आर्यभट्ट बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। आप सोचो, आज के समय में सोच करके देख लो, अच्छे से सोच करके देख लो कि अगर जीरो नहीं होता तो क्या ये पॉसिबल था? कैसे आप बड़े बड़े कैलकुलेशन करते, आप कैसे लिखते कि ये जो नंबर है दिस इज़ 10 मिलियन, दिस इज़ 10 बिलियन, दिस इज़ 1 करोड़, दिस इज़ 5 लाख, कैसे लिखते? और ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी है रोमन स्क्रिप्ट के साथ में। जब हम रोमन नंबर लिखते हैं तो उसमें आप बड़ी बड़ी संख्याओं को कैसे लिख सकते हो? सोच करके देखो, उसमें कोई स्पेशल सिंबल उन्होंने 10 के लिए, मतलब 0 के लिए नहीं लिखा है। तो 0 ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है मैथमेटिक्स में। वैसे नंबर्स के पहले 0 है तो देयर इज़ नो वैल्यू, लेकिन अगर किसी नंबर के बाद में 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है आप समझ सकते हो। तो आर्यभट्ट की सबसे बड़ी अचीवमेंट जो है, उन्होंने जो विज्ञान की दुनिया को जो भी जानकारी दी है, उसमें सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने ये साबित किया
कि जीरो की उपयोगिता क्या है, जिसके आधार पर बड़ी सी बड़ी संख्या को सरलता से लिखा जा सकता है। कंप्यूटर की माप में शून्य का महत्व सर्वविदित है, एवरीबॉडी नो अबाउट इट। सो अंतरिक्ष की सभी गणनाएं इसके बिना असंभव है। अंतरिक्ष की गणनाएं क्या, बिजनेसमैन लोगों की जो बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस होती हैं वो भी इम्पॉसिबल है इफ देयर इज नो जीरो। कुछ विद्वानों के कथनानुसार शून्य का ज्ञान भी सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने ही दिया, ये बातें भी कही जाती हैं। तो आर्यभट्ट ने अंक गणित समझते हो ना आप, अरिथमेटिक और बीज गणित आप समझते हो, बीज गणित इज अलजेब्रा और रेखा गणित का मतलब है ज्योमेट्री से, वही ज्योमेट्री जब आप एंगल्स बनाते हो, ट्रायंगल बनाते हो, स्क्वायर बनाते हो, सर्किल बनाते हो, है ना, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स का यूज करते हो। तो आर्यभट्ट ने अंक गणित, बीज गणित और रेखा गणित के अनेक सिद्धांत, अनेक प्रिंसिपल्स अपने पुस्तक में दिए। उस समय वृत्त के व्यास और परिधि की जानकारी कम थी। वृत्त का व्यास आप जानते हो ना, डायमीटर कहते हैं, और परिधि किसे कहते हैं, परिधि कहते हैं सरकमफेरेंस को। तो उस समय वृत्त के व्यास और परिधि की जानकारी कम ही गणितज्ञों को थी। आर्यभट्ट ने आज से लगभग 1500 साल पहले, 15 ईयर्स पहले रिसर्च किया और बताया कि यदि वृत्त का व्यास ज्ञात है, इफ यू नो द डायमीटर ऑफ ए सर्किल, तो वृत्त की परिधि भी मालूम की जा सकती है। देन यू कैन कैलकुलेट द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल ऑल्सो। तो आर्यभट्ट ने गणित की असंख्य बारीकियों को बड़ी कुशलता से समझाया तथा नए नए सिद्धांत स्थापित किए। तो मुझे लगता है कि आर्यभट्ट को थोड़ी सी जानकारी पाई के बारे में भी रही होगी। पाई जिसका वैल्यू होता है 3.14। पाई की वैल्यू क्या है, 3.14। आर्यभट्ट ने ज्यामिति के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का अनुपम प्रदर्शन किया। उन्होंने त्रिकोण की 3 भुजाओं, त्रिकोण या त्रिभुज कह लो, है ना, ट्रायंगल, की 3 भुजाओं, उसके कोणों का अध्ययन करके, उसके एंगल्स की स्टडी करके कोण की समिति की नई पद्धति खोज की। कोण की समिति की नई पद्धति का मतलब क्या है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल के बारे में हम लोग थोड़ा सा 7th क्लास से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं। 7th क्लास की ही बात हो रही है, तो 7th क्लास के बच्चे मैथमेटिक्स की किताब में देख सकते हैं कोण की समिति, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। बाद में यूनानी गणितज्ञों ने भी इसकी चर्चा की और धीरे धीरे यह ज्ञान यूरोप में फैल गया। आज विद्यालयों में पढ़ाए जाने वाले रेखा गणित को यूनानी गणितज्ञ यूक्लिड की ज्योमेट्री पर आधारित भले ही मानते हों, लेकिन इसकी विस्तृत जड़ें, इसकी जो रूट्स हैं, आप आर्यभट्टियम में भी स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हो। तो कहने को तो सारी दुनिया कहती है कि हाँ यूक्लिड की ज्योमेट्री ही पूरी दुनिया में चल रही है, लेकिन अगर आप आर्यभट्टियम का स्टडी करो तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर भी काफ़ी कुछ आर्यभट्ट महाशय ने लिख रखा है, बता रखा है इन चीज़ों के बारे में, ज्योमेट्री के बारे में। तो बच्चों, हम लोगों ने देखा ना कि आर्यभट्ट साहब ने अरिथमेटिक्स में भी अपना कंट्रीब्यूशन किया है, अलजेब्रा में भी अपना कंट्रीब्यूशन किया है, ज्योमेट्री में भी अपना कंट्रीब्यूशन किया है। वो जो आपका चैप्टर है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज की सममिति, उसको लेकर के भी उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है। जीरो के बारे में भी बताया है। तो कितने महान आदमी थे आप समझ सकते हो। तो आर्यभट्ट ने नया रास्ता दिखाया। आर्यभट्ट ने
गणितज्ञों को नया रास्ता दिखाया, विज्ञान में सोचने वालों को नया रास्ता दिखाया, जिन लोगों ने अंतरिक्ष में ग्रह तारों या ज्योतिष शास्त्र के बारे में पढ़ाई की, स्टडी करने की सोची होगी, उन सबको इन्होंने नया रास्ता दिखाया। उन्होंने दिखा दिया कि विज्ञान की खोज का रास्ता धार्मिक विश्वासों के रास्ते से जुदा है। वे हमारे देश के महान वैज्ञानिक ही नहीं, एक क्रांतिकारी विचारक भी थे। श्रुति, स्मृति और पुराणों की परंपरा का विरोध में सही विचार प्रस्तुत करके, मतलब देखो, जब आप किसी पुरानी बात को गलत साबित करते हो बच्चों, तो सबसे पहले ना आपको अच्छे से स्टडी करनी चाहिए। और दूसरी बात है, अगर आप गलत साबित करते हो तो जो सही बात है, जो बात आप कह रहे हो, उसे साबित करने की भी क्षमता आपके अंदर में होनी चाहिए। कैसे वो गलत है ये बताना पड़ेगा, ये साबित करना होगा, अदरवाइज नो वन बिलीव यू। तो यही बात है यहाँ जो लिखा है ना कि श्रुति, सुनी हुई बात, मेमोरी की बात और पुराणों में लिखी हुई बातों के विरोध में सही विचार प्रस्तुत करके उन्होंने बड़ा ही डेयरिंग काम किया है और भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान की एक स्वस्थ परंपरा स्थापित की। इसीलिए आज हम उन्हें आसमान में उठाया है। भारत ने अपने पहले कृत्रिम उपग्रह, पहले सैटेलाइट है ना, को किसी काल्पनिक देवता का नहीं बल्कि अपने महान वैज्ञानिक का नाम दिया, आर्यभट्ट। और यही बात है कि इसके जरिए इंडियन गवर्नमेंट ने उनको रिस्पेक्ट दिया है। अच्छा, मैं देखता हूँ कि क्या गूगल पर आर्यभट्ट इनकी कोई इमेज अवेलेबल है क्या। अगर हम उनकी इमेज देखने की बात करें तो ये इस तरीके से दिखते हैं। तो बच्चों ऐसा है ना कि प्राचीन काल में, एंशियंट पीरियड में, उस समय में जो ज्ञानी लोग होते थे, जो मैथमेटिशियन होते थे, जो ज्योतिष शास्त्र के अध्ययन करने वाले होते थे, उन्हें ना पंडित कहा जाता था, ज्ञानी कहा जाता था। और अक्सर पंडित लोगों की वेशभूषा कुछ आपको ऐसे ही दिखेगी कि जहाँ वो सिर अपना मुंडा करके रखते थे, उनकी एक चुटिया हुआ करती थी, वो टीका लगाया करते थे, है ना। और यहाँ आप देख रहे हो कि आर्यभट्ट, उनके बैकग्राउंड में आप ग्रह तारों को भी देख पा रहे हो। ये तो जरा सा हम लोग इस चैप्टर का यहाँ पर जो कुछ शब्दार्थ सेक्शन है वो देख लेते हैं। देखना चाहिए, क्योंकि कई बार मैं देखता हूँ ना कि आजकल के समय में जो बच्चे हैं उन्हें शुद्ध हिंदी के शब्द भी मुश्किल से नज़र आते हैं। तो यहाँ पर क्या है, अनुपम, अनुपम, अनोखा, है ना, एक्सेलेंट, सुंदर, बेहतरीन, वो चीज़ कहेंगे हम, बहुत अच्छी चीज़, यूनिक होना, नक्षत्र, तारा होना, है ना, स्टार, स्टार या फैमिली ऑफ स्टार भी कह सकते हो। उपग्रह, बड़े ग्रहों की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड, तो उपग्रह को हम लोग सैटेलाइट भी कहते हैं। हमारा नेचुरल सैटेलाइट क्या है बच्चों, हमारी पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट क्या है, हमारी पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट है मून। और ये जो हमारे रॉकेट्स के जरिए इसरो, नासा और ये सब जो सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, दैट इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो उपग्रह हम लोग कहते हैं सैटेलाइट को जो ग्रह का चक्कर लगाते हैं। अपूर्व, जिसके जैसा पहले ना हुआ हो, कभी हुआ ही नहीं, जो अनोखा पहली बार हुआ हो। अंतरिक्ष आप समझ रहे हो ना, स्पेस। मिति का मतलब होता है मापना, मेजरमेंट करना, है ना। तो मैथमेटिक्स में हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन ही तो करते हैं, मापते भी तो हैं चीज़ों को, उसकी वैल्यू निकालते हैं। और जिज्ञासु किसे कहते हैं, जिज्ञासु हम लोग उसे कहेंगे जो हमेशा जानना चाहता है ना, लर्न करना चाहता है कि आखिर ये चीज़ क्यों होती है, कैसे होती है, जिसके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। देयर आर सो मेनी क्वेश्चन मार्क्स इन द हेड ऑफ ए क्यूरियस बॉय। और यहाँ पर लिखा है व्यास, तो व्यास क्या है, ये जो सर्किल है इसके एक बॉर्डर को दूसरी बॉर्डर से मिलाएंगे और अगर ये सेंटर होकर के जाता है तो इसे बोलते हैं व्यास, डायमीटर, डायमीटर।
ये हो गया व्यास। तो बच्चों आज मैं आपका ये चैप्टर आर्यभट्ट यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। मुझे अगर कभी थोड़ा सा टाइम मिलेगा एक्सक्यूज़ मी, तो मैं आपके इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने में भी आपकी हेल्प करूँगा, उसके बारे में भी एक छोटा सा वीडियो अपलोड करूँगा, है ना। अच्छा, मैं एक बार सोच रहा हूँ कि क्यों ना अपना व्हाट्सएप नंबर भी मेंशन कर दूँ, ताकि जिन बच्चों को इसके बारे में कोई क्वेरी करनी है या जिन बच्चों को बिहार बोर्ड से पढ़ाई करने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है, कोई हेल्प चाहते हैं, असिस्टेंस चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, सो दे कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर एंड दिस इज दिस। ओके, तो जल्दी मिलते हैं हम लोग एक नए लेक्चर में नए चैप्टर के साथ में। तब तक मैं आप सब लोगों को शुभकामनाएं दूंगा कि आप अपने एनुअल एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करो, अच्छे से एग्ज़ाम दो। और हाँ, ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ क्लास 7th के लिए ही लेक्चर डाला है, मैंने बिहार बोर्ड के स्टैंडर्ड 3rd 4th से लेकर के 10th तक के बच्चों के लिए, और आगे टाइम मिलेगा तो 11th 12th के बच्चों के लिए भी लेक्चर्स अपलोड करूँगा। मेरे लेक्चर में ख़ास बात ये दिखेगी आपको कि आपको ऐसा लगेगा कि आपके टीचर आपके सामने में बैठा करके जैसे ट्यूशन पढ़ाते हैं ना, वैसे पढ़ा रहे हैं, और इसमें थोड़ी सी क्लासरूम की भी फीलिंग होगी। तो मुझे इस लेक्चर के बारे में इस वीडियो पर आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। जल्दी मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ में, लेकिन मेरा YouTube चैनल न्यू एज कोचिंग, इसे सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट ज़रूर लिखना। जल्दी मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।